देखिए, आज पढ़ेंगे प्रस्तावना को, प्रेएम्बल को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, उसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं और अक्सर देखा गया है कि अगर पॉलिटी में से 5 सवाल आने हैं, तो उसमें से 1 सवाल प्रस्तावना का हो सकता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट समस्या क्या है ना, प्रस्तावना देखने में बड़ी छोटी लगती है। भाई, ये प्रस्तावना भारत की है, देखने में तो बड़ी छोटी लगती है, पर एग्ज़ामिनर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है, अलग-अलग तरह से। हम उस हर एस्पेक्ट को, उस हर एक किनारे को पढ़ेंगे, जहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बना सकता है। जो क्वेश्चन बने हैं या अब तक जितना भी मटेरियल इसमें से लिया गया है क्वेश्चन बनाने के लिए, हम उस सबको पढ़ लेंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तब आपको ये मत लगे कि देखो प्रस्तावना मैंने पढ़ी तो थी, पर यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और आई एम रेडी टू श्योर कि 99% क्वेश्चन आपके यहाँ से पढ़कर हो जाएँगे। जो 1% क्वेश्चन है उसकी अनसर्टेनिटी होती है, क्या पता क्वेश्चन में एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बना दे। तो 100% तो मैं नहीं कह रहा, बट 99% ये श्योर हो जाइए कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद या प्रस्तावना को ठीक से समझने के बाद भी, चाहे बुक से समझें, आप 99% क्वेश्चन प्रस्तावना से जुड़े हुए सोल्व कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रस्तावना क्या है? ये इंट्रोडक्शन देता है कि जो हम भारत का संविधान है, उसके सबसे पहले पन्ने पे प्रस्तावना लिखी हुई है। ये आपको बताता है कि देखो, जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आपने खोल रखी है और जो आप उसमें से पढ़ने वाले हो, वो क्या है? उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है? वो किस तरह से देश को देखता है, भारत को किस तरह से देखता है? वो हमें इंट्रोडक्शन प्रस्तावना से मिलता है। ये कैसे बनी थी? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन पास किया था संविधान सभा में। पास तो संविधान सभा ने किया था, उन्होंने पेश किया था ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन। उसका क्या मतलब था? देखिए, जब संविधान बन रहा था, उस समय सबके सामने ये सवाल था, इन सब लोगों के सामने, कि कैसा संविधान बनाया जाए। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खड़े होकर इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था और कहा था, देखो, हम ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं ना, जिसमें ये सब गुण हों, जो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ये सब गुण हमें अपने संविधान में चाहिए। इसी के आधार पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना किसके आधार पे बनी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। ऑलराइट। ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने प्रेरित होके लिया है। अमेरिका को के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह की एक प्रेम्बल है, वो जोड़ी गई है, जो सब बताती है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं संविधान को, वो कैसा है, उसका नेचर किस तरह का है। और इसमें जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, बंधुत्वता और स्वतंत्रता का आइडिया है, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो न्याय का विचार है, आइडिया ऑफ जस्टिस, वो हमने लिया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो, बहुत ज़्यादा खोज-पोछ हो गई, अब इसे आराम से समझते हैं। ऑलराइट। ये पूरी की पूरी प्रस्तावना हमने ली है अमेरिका से, यूएसए से हम इससे इंस्पायर्ड हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस हमने लिया है यूएसएसआर से। और ये वाला पेन, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, ये हमने लिया है फ्रांस से। बस इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए आप, और कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसमें संशोधन भी हुआ है, उसको हम आगे देख लेंगे। देखिए, प्रस्तावना बन गई, जब भारत के लोग आगे चलने शुरू हुए, आज़ादी से 20-30 साल हम आगे गए, तब एक सवाल उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? जिस तरह संविधान के और भाग हैं, जैसे भाग 1, भाग 2, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या प्रस्तावना भी उसी तरह से संविधान का भाग है? तो शुरुआत में तो कहा गया कि देखिए, संविधान का भाग नहीं है। जब बेरोबाडो संघ का फैसला हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ठीक है, संविधान का भाग नहीं है। पर बाद में केशवनंद भारती मुकदमे में ये माना गया था कि संविधान का भाग है। क्या आप कोई मुकदमे याद करने कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर किसी ग्रुप डी, ग्रुप बी या ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। इसे यूपीएससी, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, देन आपको भी याद करना पड़ेगा। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, देखो, शक्ति का आधार तो है, पर इस संविधान का भाग तो है, पर शक्ति का आधार नहीं है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार ये नहीं बोल सकती कि देखो, प्रस्तावना में लिखा हुआ है और इसलिए हमने ये काम किया। या भारत के लोग ये नहीं बोल सकते कि देखो, प्रस्तावना में लिखा है इसलिए मुझे ये हक चाहिए। प्रस्तावना के आधार पे मैं ये हक मांगता हूँ। आपको हक मांगने हैं, आप मौलिक आधार के आधार पे मानिए। आपको अगर हक चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से जाके मांगिए, जो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद है वहाँ पर जाइए। पर आप प्रस्तावना के आधार पर अपने अधिकार नहीं मांग सकते। ये 2 चीज़ें क्लियर हुई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग है या नहीं है। अगर है तो कौन से मुकदमे में तय हुआ था कि है। आगे बढ़ते हैं।
क्या इसमें संशोधन हो सकता है? देखिए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान का भाग है। अगर संविधान का भाग ये ना होता तो संशोधन नहीं हो सकता था। इसलिए आप देखिए, जब 1973 में ये तय हुआ कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इसमें संशोधन कर दिया। और संशोधन करके क्या किया? 3 नए शब्द जोड़े, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें मतलब ठीक है प्रस्तावना है, पर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? क्या बिना प्रस्तावना के संविधान अधूरा रहता? नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। देखिए, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो प्रस्तावना हमें ये बताती है, अगर आप पूरा संविधान ना पढ़ना चाहें, आप इसका सिर्फ ये फ्रंट पेज पढ़ लें, तो आपको कुछ बातें जानने को मिल जाएंगी। पहली बात क्या है? प्रस्तावना आपको बताएगी कि आपकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, भारत में शक्ति किसके पास है। भाई, कुछ देशों में राजा होते हैं, कुछ देशों में सेना होती है, जैसे पाकिस्तान या म्यांमार। कुछ देशों में सिविल सोसाइटी होती है। कुछ देशों में अलग अलग सिस्टम होता है। तो भारत के प्रस्तावना ये बताती है कि भारत में शक्ति किसके पास है। दूसरा क्या बताती है? कि भारत का राजनीतिक स्वभाव कैसा है, हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तीसरा क्या बताती है? भाई, संविधान के लक्ष्य, जो संविधान है वो क्यों बनाया गया, उसके क्या टारगेट्स हैं, संविधान ने क्या लक्ष्य अपने लिए खुद के लिए निर्धारित किए हैं, उसको बताती है। और किस दिन से भारत में प्रस्तावना लागू हुई, यानी कि किस दिन से भारत एक संवैधानिक देश बना, ये हमें प्रस्तावना से जानने को मिलता है। आज़ाद तो हम हो गए थे 1947 15 अगस्त को, पर हमारे देश एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश कब बना, ये हमें प्रस्तावना बताएगी। अब समझते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी को, यानी कि भारत में शक्ति किसके पास है। देखो, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो सबसे पहले लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब है? जो भारत की शक्ति है ना, वो भारत के लोगों के पास है। भारत में बड़े से बड़ा फैसला क्या लेना है, क्या नहीं लेना, वो लेने के लिए कहीं ना कहीं भारत के लोग जिम्मेदार होते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या भारत के लोगों से पूछा? नहीं पूछा। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? भारत की सेना ने। उनको आदेश किसने दिया? भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने। भारत के प्रधानमंत्री को किसने चुना है? एक जो सांसदों की बैठक थी उसने, और उन सांसदों को किसने चुना है? हम लोगों ने। तो इनडायरेक्टली वो फैसला हमने ही लिया है कि हमारा देश कैसे बिहेव करेगा। तो कोई भी फैसला हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की जनता जिम्मेदार होती है। राष्ट्रपति चुना जाएगा, तब इनडायरेक्टली भारत की जनता चुनती है। प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली भारत की जनता चुनती है। मुख्यमंत्री भी इनडायरेक्टली हम लोग चुनते हैं। विधायक बिल्कुल सीधे तौर पे हम चुनते हैं। तो भारत में शक्ति का जो सोर्स है वो हम लोगों के पास है। भारत में शक्ति का सोर्स भारत के आम नागरिकों के पास है। इन लोगों के पास। अब दूसरी बात ये बताती है भारत का नेचर कैसा है, भारत का राजनीतिक स्वभाव कैसा होगा। देखिए, प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखे हैं, हर एक शब्द का मतलब समझते हैं। सबसे पहले लिखा है सोवरेन, संप्रभुत्व। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत आज़ाद है पूरी तरह से। कोई और देश हमारे मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। भाई, कैसे नहीं कर सकता? देखो, कोई देश हमें ये नहीं बताएगा कि आपको किस देश से बात करनी है, किस देश से बात नहीं करनी। कोई देश हमें ये नहीं बताएगा कि हमें अपने देश के अंदर क्या करना है। आपको याद होगा, जब भी कोई दूसरा देश कहता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमारे के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो नेता हैं, वो तुरंत कहते हैं कि देखो ये हमारा आंतरिक मामला है, आप दखल ना दो। दैट्स मीन हम सोवरेन देश हैं, हम अपने मामले खुद देखेंगे। भारत किसी और देश पे निर्भर नहीं है। आज़ादी से पहले क्या होता था कि ये है यूनाइटेड किंगडम का ताज, ब्रिटेन का ताज। ये ताज बताया करता था हमारे वायसराय को कि क्या करना है भारत के अंदर, क्या करना है, कैसे करना है। और फिर जो वायसराय थे, ये भारत के अंदर एक्शन लिया करते थे इस ताज की देख रेख पे। अभी क्या है, ये तो ब्रिटेन है जो भारत नहीं है। और भारत के अंदर क्या फैसले लेने हैं ये इसको बता रहा है, यानी कि भारतीयों को क्या करना चाहिए ये कोई दूसरा देश बता रहा था। अब कौन बताता है आज़ादी के बाद से? जब भारत आज़ाद हुआ है तब भारत की आम जनता ये बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर उन्हें लगता है क्योंकि सरकार सही से काम नहीं कर रही, तो हर 5 साल बाद वो उसको हटा देते हैं। समझ के बात? दूसरी बात है, भारत एक समाजवादी देश है। ये संविधान में शुरुआत में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 में। समाजवाद का क्या मतलब है? देखो, समाजवाद का मतलब ये है कि भारत में ना जो भी सरकार बनेगी उसका बेसिक आइडिया ये होगा कि जो गरीबी है और जो पिछड़े हुए लोग हैं
उनको कैसे आराम पहुँचाया जाए, उनको कैसे अच्छा जीवन दिया जाए। समाजवाद का भारत में मतलब ये नहीं है कि सबको बराबरी पे लाके खड़ा कर देना है। समाजवाद का मतलब ये है कि जो गिरे हुए हैं उनको उठाना है और सबसे अच्छी सुविधाएँ उनको लाके देनी है। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। ये भी संविधान में ओरिजिनल नहीं था, बाद में जोड़ा गया 42वें संशोधन 1976 में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत में हर एक धर्म समान है। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि भाई, जैसे कि अधिकतर देशों में है इस्लामिक रिपब्लिक हैं वो, या कुछ देशों में क्रिश्चियनिटी को बहुत फेमस किया जाता है, कुछ देश बौद्धिस्ट हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो धर्म है, सभी धर्म समान हैं। अच्छा, यूरोप में भी सेकुलर कंट्री होती हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सरकार धर्म से कोई वास्ता ही नहीं रखेगी। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सेकुलर होने का मतलब है कि अगर भारत की सरकार किसी मस्जिद को 50 करोड़ दे रही है ना, तो किसी मंदिर को भी देगी 50 करोड़, एक चर्च को भी 50 करोड़ देगी, एक बौद्ध मठ को भी 50 करोड़ देगी, एक गुरुद्वारे को भी 50 करोड़ देगी। इसका क्या अर्थ है कि भारत में सभी धर्म समान हैं, कोई धर्म ऊपर नीचे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश। इसका आपको पता ही है कि भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति भी होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सबको कौन चुनता है? जनता, पीपल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत में राजाशाही नहीं है कि एक राजा बनेगा उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसा नहीं है। भारत में चाहे कोई भी पद हो, उसको जनता की मर्जी से ही भरा जाएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब भारत में दूसरा प्रस्तावना में एक और शब्द आता है रिपब्लिक, गणराज्य। इसका क्या मतलब होता है? तो कई लोग ना डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इन शब्दों में परेशान होते हैं कि देखो इन शब्द का क्या अर्थ हुआ, इनमें क्या अंतर है, उसको समझते हैं। ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी और ये है ब्रिटेन की रानी। ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी हेड है, मतलब ब्रिटेन देश के सबसे फर्स्ट मेंबर ये हैं, प्रथम नागरिक ब्रिटेन के ये हैं। ये इनके सामने झुक रही हैं। इनको जनता ने चुना है? जी हाँ, चुना है। इनको जनता ने चुना है? नहीं, पर ये इनके सामने झुक रही हैं। यानी जनता की चुने हुए की शक्ति उस व्यक्ति के सामने तब भी छोटी है जिसे जनता ने नहीं चुना। ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, ये जापान के राजा हैं। इनको जनता ने चुना है? हाँ। इनको जनता ने चुना है? नहीं, पर ये फिर भी इनके सामने अपना सिर झुका रहे हैं। मतलब जो जापान में सबसे हाई पोस्ट है, स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जापान के राजा हैं, उन्हें जनता ने नहीं चुना, और जिनको जनता ने चुना है वो उनसे छोटे हैं। यानी कि जनता सबसे बड़े पद को नहीं चुन सकती। ये भारत के राष्ट्रपति हैं। ये एक आम आदमी है जो जनता है भारत की, और ये भारत के राष्ट्रपति, ये इनके सामने सर झुका रहे हैं। यानी कि ये बड़ी हैं। इनको जनता ने चुना है? भाई डायरेक्टली नहीं चुना है, पर इनडायरेक्टली तो चुना है। इसका मतलब हाँ, चुना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इस फोटो में और इस फोटो में आपको खुद ही मतलब समझ में आ जाएगा कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। हमारे यहाँ जनता सबसे बड़ी है, राष्ट्रपति भी उससे छोटा है। राष्ट्रपति भी जनता ही चुनती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो राजा है उसको जनता नहीं चुनती। ये रिपब्लिक का अर्थ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, संविधान के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव। देखो, जब प्रस्तावना बनाई गई तो उसमें दिखाया गया था कि हम संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं। वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं उनको देखते हैं हम। देखिए, प्रस्तावना में कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, ये छुप गया इसमें। देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। हमने इन सभी शब्दों को देखा है। स्वतंत्रता, समानता और अखंडता और बंधुत्वता, ये सब कुछ हमने देख लिया। इनके मतलब क्या है? देखो, जो जस्टिस शब्द है, न्याय, ये 3 तरह के न्याय की बात करता है। सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और राजनीतिक, पॉलिटिकल। इसका क्या अर्थ हुआ? देखो, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी लोग इक्वल होंगे। समाज में सब लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। किसी को बड़ा छोटा नहीं दिया जाएगा कि मैं बहुत गोरा हूँ तो मुझे सर पे ताज रखने के लिए दिया जाएगा, और ये व्यक्ति सांवला है तो इससे झाड़ू लगवाई जाएगी। ऐसा नहीं होता। सब इक्वल हैं, भले ही वो उनमें कोई भी डिफरेंस हो, पर सबको सामाजिक रूप से इक्वल ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इकोनॉमिकल क्या होगा? अमीर गरीब में भेदभाव नहीं होगा। अमीर गरीब भी सब बराबर होंगे। भाई, ये अनिल अंबानी है और ये है कोई आम आदमी। अगर ये सरकारी ऑफिस में जा रहा है और ये सरकारी ऑफिस में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले इसको बिठाया जाएगा, इन दोनों को साथ साथ बिठाया जाएगा। वेल, होता तो ऐसा नहीं है। हम सभी को पता है कि पावर सरकारी कार्यालयों में बहुत चलती है, बट प्रैक्टिकली में जो थ्योरेटिकल है वो ऐसी ही बात है। फिर है पॉलिटिकल बात। राजनीतिक रूप से सब समान होंगे। किसी को भी ऐसा नहीं है कि भाई तुम गोरे हो, तुम्हारा रंग गोरा है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे 5 वोट, 1 वोट 5 वोट के बराबर होगा।
अच्छा तुम्हारा रंग सांवला है, ठीक है, तो तुम्हारा एक वोट आधे वोट के बराबर होगा। ऐसा नहीं है, सबको समान पॉलिटिकल राइट दिए गए हैं, चाहे आप गोरे हों, काले हों, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी आप में डिफरेंस है, पर आपको राजनीतिक रूप से समान दर्जा दिया जाएगा, आपको कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकता। अब हमने जस्टिस पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता। भारत में ना 4 तरह की स्वतंत्रता दी गई हैं। सबसे पहले तो है थॉट की, विचार करने की, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, विश्वास करने की, फेथ, आपके धर्म की, और वर्शिप, उपासना करने की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि ना अगर आपके मन में विचार आया कि धरती तो गोल है भाई, तो आप उस विचार को अपने मन में लाने के लिए स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक नहीं है आप पे कि नहीं आप ये सोच ही नहीं सकते कि धरती गोल कैसे है, या आप मानते हो कि पानी पीना सेहत के लिए हानिकारक है, या आपके मन में विचार आया, और लाइट, कोई आपको मना नहीं करेगा। अभिव्यक्ति, जो आपके मन में विचार आया आप उसे बता सकते हो, आपको लगा कि देखो मुझे लगता है धरती ना गोल है और मुझे ये बात एक्सप्रेस करनी है, तो आप सबके सामने बता सकते हो कि देखिए भाई मुझे लगता है धरती गोल है, धरती गोल है। यूरोप में ना पहले गर्दन काट देते थे, अगर आपने कहा धरती सूरज के चक्कर लगा रही है तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, अगर आप 1400 ईस्वी में यूरोप में पैदा होते तो। बिलीफ की स्वतंत्रता, आपको जो लगता है आप उसे विश्वास कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि शाकाहारी भोजन सेहत के लिए अच्छा है, ये मेरा विश्वास है। आप मानते हो कि मांसाहारी भोजन सेहत के लिए अच्छा है, ये आपका विश्वास है। आपको बिलीव करने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है कि मांसाहारी भोजन करना ही नहीं है, अगर बोलोगे तो गर्दन काट दी जाएगी ऐसा नहीं है। फेथ की स्वतंत्रता है, मैं मानता हूँ कि माथे पर तिलक लगाना अच्छा होता है, या आप मानते हैं कि लंबी दाढ़ी रखना अच्छा होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं कि देखो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ये मत करो। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है, संविधान ने दे रखी है। वर्शिप, उपासना करने की आज़ादी है, आप मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है लिबर्टी, हिंदी का इसका मतलब होता है स्वतंत्रता, पर ये हमें सच में वो शब्द नहीं बता पाते जो लिबर्टी का मतलब है। देखिए भारत का संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, और इंग्लिश के वो शब्द ही एक मेन पार्ट प्ले करते हैं। देखो लिबर्टी और इंडिपेंडेंस अलग अलग चीज़ें हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। लिबर्टी का क्या मतलब होता है ना कि आप स्वतंत्र तो हैं, आप आज़ाद तो हैं, पर साथ ही साथ आपको आगे बढ़ने, अपना विकास करने के अवसर भी आपके पास हैं, उसको लिबर्टी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, पद और प्रतिष्ठा की समानता, सबको ये अवसर होगा कि वो अपने बिहाफ पे काम करें और आगे बढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। ऐसा नहीं होगा कि किसी को आप ला के बिठा देंगे कि ये ठीक है, आप मुझे अच्छे लग रहे हो, आप आके यहाँ बैठ जाओ। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं कर सकता कि जो उसे अच्छा लगे उसे अपनी सेना में शामिल कर ले या अपने कार्यालय में शामिल कर ले। आपको अवसर की समानता सबको देनी होगी। बंधुत्व, भाईचारा, ठीक है, ये तो सभी को पता है ना कि भाईचारा बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम साथ रहें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, देश के अंदर दो विरोधी गुट ना बन जाए, इसलिए भाईचारे की बात की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जो कुछ शब्द बताए वो तो आपको मतलब समझने के लिए बताए थे। एग्जाम में कई बार ये पूछते हैं कि यूनियन ऑफ ट्राइनिटी, तीनों का संघ किसे बोलते हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी, ये सब तीनों की तीनों चीज़ हमने फ्रांस से ली हैं, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़, ये हमें बताते हैं कि डेट ऑफ अडॉप्शन, किस दिन से प्रस्तावना यानी किस दिन से संविधान लागू हुआ है, ये हमें बताता है किस दिन से भारत एक संवैधानिक देश बना है। वो भी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ये सब कुछ हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया। आप इस वीडियो को 2 बार रिवाइज़ कर लीजिए, 3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, हाई स्पीड पे करना, जब रिवाइज़ करोगे तो स्पीड बढ़ा लेना, और आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।